पहाड़ की सियासत को आप समझते हैं तो ये समझ भी गए होंगे कि दो पार्टियों का नाम ही हिमाचल प्रदेश में लिया जाता है। दो वो पार्टियां जिनके बीच हमेशा से टक्कर रहती है और कई दशकों से ऐसा भी चला आ रहा है कि एक बार सत्ता इसकी तो एक बार सत्ता उसकी। तो क्या अब की बार ऐसा होने वाला है? वाकई में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर मिशन रिपीट होगा? बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं। जिसका इंतजार था वो लगभग इंतजार खत्म हो चुका है। चुनावी बिसात बीत चुकी है और अब सभी उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ये 62 उम्मीदवारों की लिस्ट है और इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं और ऐसे नाम भी हैं जो नए चेहरे भी हैं। ऐसा भी एक नाम है जो मंत्री तो था लेकिन टिकट नहीं मिली, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। इसलिए जो लिस्ट सामने आई है इसने ज्यादा तो हैरान नहीं किया, लेकिन हाँ विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज हम इस खास बुलेटिन में आपके सामने ग्राउंड से एक रिपोर्ट भी लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे कि इस लिस्ट के मायने क्या है। क्या वाकई में जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव बीजेपी ने खेला है या फिर बगावती सुर अख्तियार ना हो उनको दबाने के लिए इस लिस्ट से समझौता भी किया गया होगा? इस तरह के सवाल है जिनके जवाब अब आपको मिलने जा रहे हैं। फिलहाल आपको सबसे बड़ी खबर आज की दे दे, इससे पहले भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। प्रत्याशियों की लिस्ट है 62 की। 62 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इनमें मंत्रियों के नाम है। जयराम कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनमें से 10 मंत्रियों के नाम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम है। और जानकारी तो बहुत बड़ी ये भी है कि बीजेपी हाईकमान ने सिटिंग विधायकों का टिकट भी काट दिया है। 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र बदले हैं। 1 मंत्री की टिकट काटकर बेटे को दिया गया। 5 महिलाओं को बीजेपी ने चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने एससी वर्ग के 11 और एसटी के 8 प्रत्याशियों को टिकट दिया। भरमौर, चंबा, ज्वाली, धर्मशाला, आनी, करसोग, द्रंग, सरकाघाट, भोरंज, बिलासपुर और के विधायकों के टिकट कटे हैं। इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे क्योंकि ये काफी अहम खबर है। क्यों इनके टिकट काटे गए? खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लगी। हमने पहले ही आपको बताया था कि सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं और ऐसे में कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 10 के करीब ये संख्या बताई गई है। इनमें भरमौर, चंबा, ज्वाली, धर्मशाला, आनी, करसोग, द्रंग, सरकाघाट, भोरंज, बिलासपुर के विधायकों के टिकट कटेंगे और हम एक एक करके हमारे संवाददाताओं से भी जानकारी हासिल करेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि फिलहाल क्या कुछ माहौल है टिकट आवंटन के बाद और क्या इस लिस्ट के बाद बीजेपी के कुछ नेता बगावती सुर अख्तियार करेंगे या फिर इसके बाद एक रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी। हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं कुल्लू से मनीष ठाकुर, उनसे हम बातचीत करते हैं। मनीष, कुल्लू जिले की बात करें और कुल्लू जिले में जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनके बारे में बात करें। जानकारी है कि कुल्लू को छोड़कर बाकी विधानसभा क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं। एक बार एक एक करके आप अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताइए कि जिन पर दांव खेला गया है, क्या सोच समझकर बीजेपी ने नाम चुने हैं? क्या ये जिताऊ उम्मीदवार वाकई में है क्या? मनीष, ओवर टू यू। कमल, देखिए जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है और तमाम उम्मीदवारों के टिकट भी जो है वो फाइनल कर दिए गए हैं। कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में कांग्रेस ने जहां सदर में जो मौजूदा विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर, उन्हीं पर अपना जो है आश्वासन दिया है और उन्हें टिकट दी है, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी टिकट फाइनल नहीं हो पाई है। वहीं अगर मनाली विधानसभा की बात करें तो मनाली विधानसभा में मौजूदा विधायक जो गोविंद सिंह ठाकुर है उन्हें टिकट दी गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी टिकट नहीं दी गई है। तो कुल्लू और मनाली जो अहम सीटें हैं दोनों जगहों पर, एक में बीजेपी ने टिकट दी, एक में कांग्रेस ने टिकट दी है और एक में टिकटें भी असमंजस की स्थिति में है। बंजार की बात करें तो बंजार में जो है वो भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व वन मंत्री खीमीराम शर्मा को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से मौजूदा विधायक जो है सुरेंद्र शौरी, उन पर जो है वो आश्वासन उनकी ओर से जताया गया है और उन्हें टिकट दी गई है। आने की बात करें तो आने में इस बार टिकट में बदलाव हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने अभी टिकट वहां पर फाइनल नहीं की है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने वहां पर मौजूदा विधायक जो है उनकी टिकट काटकर जो सीपीआईएम से बीजेपी में आए हैं लोकेंद्र कुमार, उन्हें टिकट दी है। तो ऐसे में कुछ सीटों में टिकटें अभी आवंटन होना बाकी रह गए। लेकिन अगर अभी की बात करें तो जो इस बार का जो
चुनाव के नतीजे हैं वो रोमांचक होने वाले। इस बार का जो लड़ाई है वो भी काफी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि तमाम जो उम्मीदवार है वो अपने आप में ग्राउंड में अपनी पकड़ रखते हैं। बात अगर की जाए तो सुंदर सिंह ठाकुर लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मौजूदा विधायक है, बहुत काम उन्होंने यहाँ किए हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से उनको अभी टिकट नहीं दी गई है। मनाली की बात करें तो लगातार 3 बार से मंत्री, 3 बार से विधायक जो गोविंद सिंह ठाकुर है उन्हें टिकट दिया गया है और इस बार वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोमांचक मुकाबला जो है वो इस बार कुल्लू जिला में हो सकता है। जी, जानकारी ये अपने आप में काफी अहम है कि कुल्लू से अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार का चयन क्यों नहीं किया, क्या लगता है आपको? सुंदर सिंह ठाकुर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में एक बार फिर से आ गए हैं, ये साफ हो चुका है, और विधायक रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनको राजनीति का, लेकिन क्या लगता है बीजेपी को थोड़ा सोच समझकर यहां पर उम्मीदवार उतारना चाहिए ताकि सुंदर सिंह ठाकुर को बड़ी चुनौती दी जा सके? बिल्कुल कमल, देखिए क्योंकि सुंदर सिंह ठाकुर अपने आप में एक सशक्त उम्मीदवार है, जिताऊ कैंडिडेट वो अपने आप को मान रहे हैं और जनता की आवाज को विपक्ष में विधानसभा में उठाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। ऐसे में बीजेपी उनको हराने के लिए एक सशक्त उम्मीदवार देख रही है। अगर बात की जाए तो महेश्वर सिंह, राम सिंह और नरोत्तम ठाकुर में जो है वो मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन महेश्वर सिंह लगातार जनता के संपर्क बनाए हुए, वो लगातार ये बात रख रहे हैं कि वो सीनियर कैंडिडेट विधायक भी रह चुके हैं, प्रदेश में काफी पदों में भाजपा में रह चुके हैं। लेकिन बात अगर की जाए तो बीते इलेक्शन में वो हार चुके थे, उससे पहले जब उन्होंने हिलोपा बनाई थी तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो महेश्वर सिंह भी अपने आप को जिताऊ कैंडिडेट मान रहे हैं, वो लगातार टिकटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदेश सरकार है वो लगातार ये कह रही है कि जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं और परिवारवाद की बात भी उन पर आ रही है, तो उनके टिकट भी थोड़ी मुश्किल अटकलें इसमें लग रही है। वही राम सिंह की बात करें तो अगर बात की जाए तो एससी कोटा जो है वो प्रदेश जो भाजपा में वो भरा जा रहा है। बीते जो कल टिकटों का आवंटन हुआ, आज लिस्ट सामने आई है, उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी गई है। तो ऐसे में ऐसे कैंडिडेट के लिए अगर बात की जाए तो उनको टिकट देने से उनका कोटा भी भरा जा सकता है। वहीं अगर नरोत्तम ठाकुर की बात की जाए तो वो सेवानिवृत्त होकर एक करके मैं फिर आपसे समझना चाहूंगा। मनाली सीट की सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे। गोविंद सिंह ठाकुर पर जो दाव खेला है बीजेपी ने, मनीष, क्या लगता है कि बीजेपी के पक्ष में कितनी बातें हैं अगर ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से, और क्या नकारात्मक चीजें उनके पक्ष में हैं? पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगता है आपको, जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार अगर सामने है तो? बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो मनाली में उन्होंने मौजूदा जो विधायक है और मंत्री प्रदेश सरकार में रहे हैं गोविंद सिंह ठाकुर, उन पर उन्होंने अपना आश्वासन जताया है और उनकी टिकट फाइनल की गई है। बात अगर करें तो मृदुभाषी वो है, जनता से संपर्क करते हैं, लगातार मिलते हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट। लेकिन अगर बात की जाए तो विकास कार्य होने के बावजूद भी वो मंत्री होने के बावजूद उतने अधिक विकास कार्य वो नहीं करवा पाए। चाहे मनाली बस स्टैंड की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, तमाम चीजों की बात की जाए, फोरलेन की बात की जाए, तो उसमें उतना अधिक विकास नहीं वो करवा पाए। लेकिन अगर बात करें तो वो लगातार 3 सालों से 3 बार से विधायक है और विधायक रहते हुए उन्होंने काफी कुछ विकास कार्य मनाली में कराने की पूरी कोशिश भी की है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है और ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी ही उन्हें जिताने में काफी कामयाब करने में हर बार कामयाब रहते हैं। अब बंजार की मैं बात करूंगा एक एक करके, क्योंकि ताकि हम दोबारा हमारे जो बाकी संवाददाता उनसे भी जुड़ चुके हैं। बंजार की बात करें, सुनील शौरी की बात करें, उनको लेकर क्या कहते हैं? इनका भी प्लस नेगेटिव पॉइंट क्या लगता है आपको यहां पर? और बीजेपी के पक्ष में हवा जाती हुई दिखाई देगी अगर ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में है तो? मनीष, देखिए अगर बंजार विधानसभा की बात करें तो बंजार विधानसभा से सुरेंद्र शौरी जो मौजूदा विधायक है उन्हें टिकट दी गई है और प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री है, प्रदेश सरकार के वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, उनकी नजदीकियां भी काफी अधिक रही है और इस बार उनके टिकट जो हालांकि अभी तक प्रयास लगाए जा रहे थे कि उनकी टिकट काटी जा सकती है, लेकिन उनकी टिकट बच गई। और अगर बात करें तो उन्होंने ये लगातार कहा है कि 5 सालों में उन्होंने बंजार विधानसभा में सड़कों के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किए और धरती पुत्र के नाते वो बंजार विधानसभा के रहने वाले हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। अगर वहीं भाजपा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से कांग्रेस में आए खीमीराम शर्मा को टिकट दिया गया है और वो कुल्लू जिला के रहने वाले हैं। ओडिसी में अच्छा, इनमें से हैवी वेट कैंडिडेट आपको कौन लगता है, कौन दमदार लगता है? खीरीराम में अपना एक उनका कद है, ये मौजूदा विधायक रहे, इनका अपना एक कद है, कौन किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए खीमीराम शर्मा, देखिए अभी की अगर बात करें तो 1-to-1 फाइट है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी अभी घोषित होने बाकी हैं। इसमें अगर बात करें तो खीमीराम शर्मा अपने आप में एक नाम है, पूर्व वन मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर भी रहे, तो अपने आप में उनके काफी ऊंचा कद है और वो उनके जो ग्राउंड में लोग हैं वो भी काफी अधिक है। वहीं अगर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी की बात करें तो वो युवा विधायक है, युवा उनके साथ बहुत ही मात्रा में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो रोमांचक मुकाबला है वो इस बार दोनों के बीच में होने वाला है, नेक टू नेक फाइट रहेगी और जीत के एक
अंतिम सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा, आनी से लोकेंद्र कुमार, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए जो दर्शकों में सुन पा रहे हैं। हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे संवाददाता कुल्लू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और कुल्लू की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं इस जिले में आती हैं उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं इनसे। आने से भी आप बताइए, यहाँ पर बीजेपी ने जिस पर दाव खेला है लोकेंद्र को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर लोकेंद्र कुमार की बात करें तो वो कॉमरेड विचारधारा से संबंध रखते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी से उन्हें टिकट दिया गया है। और बात अगर करें तो वो जनता से जुड़े मुद्दे लगातार जो सीपीएम उठाती रहती थी, वैसे में उनका जनता के बीच में उनकी पकड़ जरूर है, लेकिन भाजपा से उन्हें टिकट दिया और मौजूदा विधायक जो वहां पर थे उनका टिकट काटा गया। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में सचित उम्मीदवार है। हालांकि कांग्रेस की ओर से टिकट किसे मिलेगा उसके बाद ही ये सब तमाम चीजें फाइनल हो पाएगी कि कितने कैंडिडेट वो जिताऊ हो सकते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस की टिकट फाइनल होना भी बाकी है। लेकिन लोकेंद्र कुमार की बात करें तो जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे जब वो जिला परिषद के सदस्य थे लगातार उठाते रहते थे। और अब वो भाजपा में है तो भाजपा में आने के बाद क्योंकि भाजपा कैडर भी उनके साथ रहेगा और साथ ही जो सीपीएम के कुछ लोग उनसे जुड़े थे जो उनके साथ भाजपा में गए वो भी उनके जिताने के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने जानकारी दी है। और मनीष, आप लगातार नजर बनाए भी रखिए, क्योंकि जो अब असल में चुनावी परीक्षा है नेताओं की शुरू हो चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले गए हैं, उसका इंतजार है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि फाइट होती है बीजेपी कांग्रेस के बीच, काफी दशकों से चली आ रही है। देखने वाली बात है आम आदमी पार्टी क्या खेल बिगाड़ती है दोनों पार्टियों का। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अब हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम लगातार आपको ये बताने का प्रयास करें कि जो ये टिकट आवंटन हुआ है, मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है बीजेपी की भी और कांग्रेस पार्टी की भी। ये जो लिस्ट है इसके मायने क्या है और जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में भी विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। इसलिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय प्रदीप ठाकुर को आप देख पा रहे स्क्रीन पर, मेरे साथ जुड़े हुए हमारे ब्यूरो हैं शिमला से। प्रदीप, लगभग बीजेपी ने साफ कर दिया है, अब इंतजार हालांकि है 6 टिकटों का, उसको छोड़ दें। 62 टिकटें सबके सामने हैं कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतर रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खबरें अभी तक ने सबसे पहले बताया था कि कहीं सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है, ऐसा ही देखने को मिल गया। प्रदीप, एक एक करके बताइए कि वो कौन कौन से सिटिंग विधायक हैं, क्यों इनका टिकट कटा है, इसके पीछे क्या सोच है, बीजेपी आला कमान की इतना बड़ा और तगड़ा मंथन हुआ है, उसके बाद सिटिंग विधायकों को मौका क्यों नहीं? बिल्कुल कमल, देखिए सीटिंग विधायकों का जो टिकट कटा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि शायद हाईकमान को लगा होगा कि इनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, या फिर वहां पर कोई और ऐसा फैक्टर काम कर रहा था जिसकी वजह से उन्हें टिकट वहां पर बदलना पड़ा है। नए चेहरों को कई जगह टिकट देना पड़ा है, कई जगह पुराने चेहरों को रिपीट करना पड़ा है जिनके टिकट पूर्व में कट चुके थे। तो ऐसे में 10 के करीब ऐसे सिटिंग विधायक हैं। कुल्लू से अगर शुरुआत करें तो आनी के विधायक किशोरी लाल, उनका टिकट कटा है। मंडी जिला की बात करें तो सरकाघाट से कर्नल इंदर सिंह, उनका भी टिकट कटा है। इसी तरह से करसोग से हीरा लाल, उनका भी टिकट कटा है। बिलासपुर की बात करें तो यहां से बिलासपुर सदर से सुभाष ठाकुर, उनका टिकट जो है वो काटा गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं। कांगड़ा की बात करें, धर्मशाला से विशाल नेहरिया, उनका टिकट काटा गया है। हमीरपुर से कमलेश कुमारी भोरन से विधायक थी, उनका टिकट काटा गया है और अनिल दिभान को यहाँ टिकट दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं। चंबा जिला की अगर बात करें तो यहाँ से भी टिकट जो है काटा गया है। भरमौर से सिटिंग विधायक भाजपा के, उनका टिकट कटा है। सदर से टिकट जो है, चंबा सदर से, वहां से टिकट काटा गया है। तो ऐसे लगभग 10 टिकट हैं जो भाजपा ने काटे हैं। एक एक करके मैं आपसे जानकारी लूंगा इन सभी विधायकों के बारे में जो अब चुनावी मैदान में नहीं है बीजेपी की ओर से। जिया लाल के बारे में सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा, भरमौर से सिटिंग विधायक, लेकिन टिकट नहीं मिला। इनके बारे में थोड़ा बताइए आप, क्या वाकई में रिपोर्ट कार्ड को देखा गया या कोई आश्वासन अंदर ही अंदर दिया भी गया होगा ताकि बगावत ना हो किसी तरह की और बीजेपी को डेंट ना पहुंचा सके चुनाव में? बिल्कुल कमल, देखिए क्योंकि पिछले कल शाम को ही काफी सारी चीजें तय हो गई थी जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी। उसमें टेलीफोन पर भी कई विधायकों को, मंत्रियों को सूचित किया गया कि आपके हलके बदले जा सकते हैं या आपका टिकट कट सकता है। विधायकों को भी ये सूचित किया गया था। हालांकि ये जरूर है कि अब देखना होगा जब ये सूची आ चुकी है उसके बाद कहां पर बगावत के सुर जो है वो सुनने को हमें मिलेंगे। लेकिन जहां पर टिकट कटे हैं विधायकों को, उनके साथ हो सकता है पार्टी हाईकमान ने कोई चर्चा की होगी कि जब हम
हम सत्ता में आएंगे तो आपको पॉलिटिकली किसी रूप में एडजस्ट करेंगे। अगर जियालाल कपूर की बात करें तो यहाँ से डॉक्टर जनक राज जो आईजीएमसी के एमएस रहे हैं और फिर रिजाइन देकर वो चले गए थे। 2017 में भी टिकट के लिए ये इन्होंने दावेदारी जताई थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। और इस बार भाजपा को लगा होगा कि इनका जो एक चेहरा है वो एक अच्छा चेहरा हो सकता है वहां पर भरमौर में, तो ऐसे में उन पर प्रयोग करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और भी कुछ चेहरे जैसे हमीरपुर की बात करें, अनिल धीमान की बात करें, ये पूर्व में मंत्री रहे हैं और प्रोफेसर प्रेमकुमार धूमल के गुरु उनके बेटे हैं। पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं यहाँ से, लेकिन इस बार इनको जो है टिकट फिर से दिया गया और पूर्व में कमलेश कुमारी को यहाँ से टिकट दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रयोग करने की भाजपा ने जरूर कोशिश की है। करने की बात तो जरूर सामने आ रही है, लेकिन जो नाम हम बता रहे हैं दर्शकों को लगातार, प्रदीप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इनमें से कौन से नाम आपको ऐसे लगते हैं जो वाकई में अब ये सोचेंगे कि नहीं, अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तो हम अपने जनाधार के बलबूते या तो खुद को साबित करेंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाने का प्रयास हो सकता है। वहां भी एक ऑप्शन है, विकल्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहा जा रहा है इसलिए लिस्ट नहीं जारी कर रही थी, 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करे, उसके बाद सब गायब सा हो गया और अब दोनों तरफ से जो मेन पार्टियां हैं उनकी लिस्ट आ गई है, जो विपक्ष में है सत्ता पक्ष में है। तो आम आदमी पार्टी के पास मौका है कि जिनका जनाधार है और जिन सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं मिला क्यों ना उनको लपक ले। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी इसी कोशिश में थी और यही बात देख रही थी कि भाजपा कांग्रेस की लिस्ट कब आती है, उनमें नाराज कौन होते हैं, बगावती सुर कौन किसके सुर सुनाई देते हैं, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की गिद्ध दृष्टि थी। और अब सूचियां आ चुकी हैं पहले दौर की, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के साथ जो संपर्क में कुछ नेता हैं, हालांकि अभी जो है ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन बगावत कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे आज हम कह सकते हैं कि दोपहर तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। जिनके टिकट कटे हैं उनके घर में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। हमने पिछले कल शाम को भी देखा, जब देर रात को जानकारी मिली कि सुरेश भारद्वाज को कसुमती से लड़ाया जा सकता है तो वर्कर उनके घर पहुंच गए थे। और तो ऐसे में बैठकों का दौर चलेगा। नाराजगी जो है वो खुलकर बाहर आती है या नहीं आती है, क्योंकि भाजपा में अमूमन देखा जाता है कि मैनेजमेंट बहुत जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं और जो कैंडिडेट है उनको मनाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन फिर भी अगर बगावत होती है तो उसका नुकसान सीधे तौर पर होगा, चाहे वो सिटिंग विधायकों की बात करें या फिर जो 2017 के प्रत्याशी रहे हैं उनके टिकट कटे हैं वो भी बगावत कर सकते हैं। तो ये अब दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि जब बैठकों का दौर शुरू होगा और जो जिनके टिकट कटे हैं वो अपना रुख जो है अपने वर्करों से जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद सारी स्थिति जो है हम कह सकते हैं कि क्लियर होगी। हालांकि नए चेहरों को, शिमला की अगर बात करें 9 सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन 8 सीटों पर ही कैंडिडेट अभी दिए गए हैं। एक सीट रामपुर उसको पेंडिंग में रखा गया है, वहां पर चर्चाओं का दौर चला है कि किसे जो है यहाँ पर कैंडिडेट बनाना है। लेकिन शिमला की बात करें तो यहाँ भी प्रयोग करने की कोशिश की गई है। शिमला शहरी से संजय सूद जो भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी हैं और पहले भी टिकट के दावेदार रहे हैं, उन पर भरोसा जताया गया है। तो ऐसे में सुरेश भारद्वाज को कुसुम्पटी भेजा गया है जो अनिल सिंह के खिलाफ ये चर्चाएं पहले से चल भी रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की कहानी आपसे मैं जानना चाहूंगा प्रदीप। ये चर्चाएं पहले से चल रही थी कि सीटों की अदला बदली भी हो सकती है और एक वरिष्ठ नेता की एक वरिष्ठ मंत्री की सीट को बदल देना, इसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट, क्या डर और क्या फायदा नुकसान? बिल्कुल, देखिए जैसे बिल्कुल कमल, देखिए भाजपा ने अगर शिमला शहरी की बात करें, जो यहाँ पर कोशिश उनकी तरफ से की गई है कि सुरेश भारद्वाज को कुसुम्पटी से उतारा जाए, क्योंकि लंबे समय से ये सीट भाजपा नहीं जीत रही है। तो ऐसे में अनिरुद्ध सिंह एक बड़ा चेहरा है, तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा अगर बड़े चेहरे के खिलाफ उतारा जाता है तो उसका असर होता है। चुनाव में यहाँ पर प्रयोग करती रही भाजपा, 2017 में भी कांग्रेस से ही विजय ज्योति सेन को लाया जाता है, तो वो चुनाव लड़ती है लेकिन चुनाव हारती हैं। तो इस बार यहाँ से हल्का बदलने की जो कोशिश हुई है वो यही हुई है कि कम से कम यहाँ पर जो जीत तो दर्ज कर सके, खाता तो खोल सके इस बार भाजपा, यहाँ ये कोशिश यहाँ पर। ठीक है, संक्षेप में एक एक सवाल के जवाब में ले रहा हूं आपसे, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं आपको प्रदीप, क्योंकि कई सवाल हैं और दर्शक भी जानना चाहते होंगे। एक एक सीट के बारे में हम चर्चा विश्लेषण कर रहे हैं। अनिल शर्मा को लेकर आपको हैरानी हुई या नहीं हुई प्रदीप? क्योंकि पिछले दिनों लग रहा था कि वो बात नहीं है जो पहले लग रहा था जब सत्ता में भी थे, मंत्री भी रहा करते थे कभी, उस दौरान भी बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी की मुखालफत करते नजर आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जब उनके बेटे ने भी इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दिया तब से नरम पड़ रहे थे और टिकट भी मिल गया अनिल शर्मा।
बिल्कुल देखिए, अगर मंडी सदर की बात करें, अनिल शर्मा, हम कह सकते हैं कि जो पंडित सुखराम परिवार है वो सियासी हवा को भांपने वाले लोग हैं। हाँ। उनको पता है कि कहाँ पर हमें टिकट मिल सकता है, कहाँ हमें क्या चीज़ मिल सकती है, उस तरफ फट से रुख कर लेते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही, हालांकि शुरू में जब देखा गया कि जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, उनके बेटे आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के टिकट कांग्रेस पर ज्वाइन चुनाव की। लड़ा, उनको मंत्री पद खोना पड़ा, फिर वो शांत बैठे रहे जी, और जी। उनकी जो है पूछ भी नहीं हो रही थी जी। भाजपा के भीतर। लेकिन अब भाजपा को भी लगा कि बिना अनिल शर्मा के मंडी सदर से सीट निकालना संभव नहीं है। शायद यही वजह है कि बिल्कुल उन्होंने विरासत अनिल वाली शर्मा सीट को कही रोक जाती दिया है। और और आपने सही कहा, पंडित सुखराम का जिक्र किया तो सभी जानते हैं कि अनिल शर्मा को विरासत के रूप में कितना फायदा इसका हुआ है। प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि संक्षेप में हम बात करना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे, खबर तक आप तक जानकारी पहुंचा रहा है, एक एक सीट का हम विश्लेषण भी कर रहे हैं और इसके पीछे का जो एक्सपेरिमेंट किया है बीजेपी ने कई सीटों पर उसको भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रदीप ठाकुर ग्राउंड पर रहते हैं, बखूबी आपको बता भी रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं राजा पटेल, जो कि कल भी हरियाणा भवन के बाहर मौजूद थे जब टिकटों पर मंथन हो रहा था और हिमाचल बीजेपी की नेता वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा फिर रात को पार्लियामेंट्री बैठक हुई और वो अहम बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक एक सीट को लेकर भी कहा जा रहा है कि काफी चिंतित थे कि कैसे मिशन रिपीट किया जा सके, सब कुछ आसान नहीं है। राजा पटेल 62 सीटों की पहली सूची जारी कर दी, मंथन भी काफी हुआ, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में रहती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको लग रहा है इस लिस्ट को देखकर जो समय लिया गया है और जितनी देर की गई है उसके बाद बीजेपी को उसी तरह से फायदा भी मिल सकता है क्या? राजा, चलिए प्रदीप, यही सवाल मैं आपसे करूंगा, यही सवाल प्रदीप आपसे। प्रदीप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए दोनों से संपर्क करेंगे एक बार फिर से, एक एक करके हम आपको लिस्ट भी बता रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए 10 विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट काट दिया है बीजेपी ने और एक एक करके हमारे संवाददाता उस बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुल्लू से हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर जुड़े, उन्होंने बताया कि कुल्लू में क्या सिनेरियो चल रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से एक एक सीट को लेकर जो अभी जानकारी मिली है कि कैसे बीजेपी ने मंथन किया है, वो भी जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि 62 सीटें हैं, 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, 2 मंत्रियों की विधानसभा की सीटों में बदलाव किया गया। राजा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजा, मेरा सवाल ये था कि बहुत टाइम लिया बीजेपी ने, 62 उम्मीदवारों की फिर लिस्ट भी सामने आ गई, सिर्फ 6 उम्मीदवार बचे हैं जिनकी लिस्ट जारी करनी है और उस पर जितना मंथन करना अभी समय है। लेकिन ये 62 उम्मीदवारों की लिस्ट में जितना भी समय लिया गया, राजा पटेल कह सकते हैं कि हाँ, जो समय लिया गया उसके बाद नतीजा सुखद है बीजेपी के लिए, या नहीं? और बिल्कुल देखिए कमल, जिस तरीके से 2 दिन दिल्ली में लगातार मंथन चला, हम बात करें हिमाचल बीजेपी की, तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही थी कि पहले ही बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और सर्वे कराए गए थे। बीजेपी यहाँ पर रिवाज बदलने की बात कर रही है और हाईकमान जिस तरीके से चाहता है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही हम मैदान में उतारे, और वो देखने को भी मिला। सिटिंग विधायकों की यहाँ पर टिकट करती है, जो मंत्री हैं उनके विधानसभा को बदला जाता है, यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है वहां से भी कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है उसको बदला जाता है। तो एक बीजेपी चाहती है कि इस बार का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं जीते और अच्छे मार्जिन से, अच्छे कहीं ना कहीं वोटों की हम बात कर ले या फिर विधायकों की बात कर ले, उससे जीते। लगातार रिवाज बदलने की बात हो रही है और वो देखने को भी मिला। कल देर रात तक चुनाव समिति की बैठक चलती है, बैठक में खुद पीएम मोदी मौजूद रहते हैं और काफी लंबा कहीं ना कहीं चिंतन मंथन चलता है। तो बीजेपी अब एक्टिव नजर आ रही है, हालांकि थोड़ी देरी जरूर हुई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नॉमिनेशन कर रहे हैं और लिस्ट जरूर जारी होगी। बाकी जो जानकारी है 62 जो लिस्ट कहीं ना कहीं जारी हुई है और जो आज 19 अक्टूबर है, यानी कि जो बचे हुए उम्मीदवार हैं, अंतिम तारीख नामांकन की। लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने पत्ते तो खोल दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का जिक्र हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे जुड़ेंगे, कहीं मत जाएगा। राजा पटेल, प्रदीप, अंतिम सवाल आपसे, क्या हम अब कह सकते हैं कि जो फाइट है वो सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी की बीच में है, या फिर आम आदमी पार्टी की लिस्ट का इंतजार करना होगा अभी, क्योंकि कैंडिडेट पर बहुत कुछ निर्भर करता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए।
बिल्कुल कमल, देखिए हम अभी ये नहीं कह सकते कि सीधे सीधे दो पार्टियों के बीच में सीधी टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सिनेरियो हमेशा थोड़ा अलग सा रहता है। पहली बार आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस भाजपा से तय है कि कुछ ना कुछ लोग उनके साथ जाएंगे, और जी। ऐसे में वो वोट कितना काटती हैं, क्योंकि अभी नया प्रदेश है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी ये है कि वो कई सीटों पर वोट काट सकती है और दोनों पार्टियों का खेल वहां पर बिगाड़ सकती है, ये ठीक है, तय है। ठीक है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस भाजपा से इनके साथ कौन लोग जाते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय स्तर पर। और हिमाचल में हमेशा 2 या 3 ऐसे विधायक जरूर निर्दलीय जीत कर आते हैं। पूर्व का भी बिल्कुल, अगर हम ये इतिहास इतिहास गवाह है। देखें तो उसमें हर विधानसभा के दौरान देखा जाता है कि 2 या 3 विधायक वो निर्दलीय जीत कर आते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। तो ठीक ऐसे है, में आम देखने आदमी वाली बात पार्टी है की जब लिस्ट कि आएगी, क्या इतिहास दोहराता है या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट हिमाचल की जनता भी करती है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। ये राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है। राजा पटेल और प्रदीप ठाकुर, आप दोनों का इस खबर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।